Good morning. Please come to example 2. Now just listen to me and do not talk. You sit there on that corner. No, you go to the corner. No. Okay. A company issued 10,000 10% debenture of rupees 100 each on 1/4/13 to be matured on 1/4/18. Okay. The company wants to know the current cost of the existing debt if the market price of debenture is 80, assuming 35% tax rate. This question we have already done. Then the question is, you have certain queries. The queries is not on the question, the query is on calculation part. So you are a intermediate student, so you should know present value calculation. So first I will tell you a general awareness about present value. Okay, so write in the notebook present value. So first we'll do some practice on calculator. तो कैलकुलेटर पे पहले क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं. सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है. तो प्रेजेंट वैल्यू, एक क्वेश्चन आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो. मुझे लगा था कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा. तो फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r टू द पावर n. कोई दिक्कत है? फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंट करते हैं. r इसमें क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट. और n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स. अगर मंथली हो, क्वार्टरली हो तो नंबर ऑफ पीरियड्स. ठीक है. फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है कि एक है ईयर 0, इसको हम बोलेंगे ईयर 0 यानी टुडे, आज. और एक है अमाउंट जो आपको मिलेगा बाद में, फ्यूचर वैल्यू लेटस से आफ्टर 5 ईयर्स. लेटस से आफ्टर 5 ईयर आपको एक अमाउंट मिलने वाला है. कितना मिलने वाला? 10,000 रुपए. तो 10,000 कब मिलेगा? 5 साल के बाद. तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो निकालना है. मतलब एक ऐसा अमाउंट निकालना है जो 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट 10,000 हो जाएगा. यही है. 10,000 में 5 सालों का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है. तो उसमें से आपको सिर्फ इंटरेस्ट बाहर कर देना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10,000 लेंगे, डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट सपोज 10% है. तो 10% को आप 0.10 लिख सकते हैं या 10/100 भी लिख सकते हैं. ठीक है, रेज़ टू 5. अब इसको हम कैलकुलेटर पे कैसे करना वो सीखेंगे. ठीक है. आपने जो भी इसके पहले कहीं पे भी कुछ भी सीखा उसको भूल जाओ. अब हमारे इस पूरे सिलेबस में सिर्फ इस कैलकुलेटर को, एक साधारण से कैलकुलेटर को यूज करके आंसर निकालना है हमें. ठीक है. तो आपको 10,000 है, कैलकुलेटर पे 10,000 टाइप करो. ठीक है. पहले मेरी बात हो जाए, उसके बाद क्वेरी पूछना है और रेलेवेंट टू क्वेश्चन पूछना है. 10,000 टाइप किया, उसको डिवाइड बाय 1.10 करना है. इक्वल टू करेंगे तो आपको 9090 दिखेगा. मतलब अगर 1 साल पीछे इसको मैं लेकर आया तो ये नंबर 9090 हो गया. फिर इक्वल टू प्रेस किया, मतलब फिर से एक बार 1.10 से डिवाइड हो गया. तो अब ये नंबर घसक कर यहाँ पर आ गया 8264. मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ. फिर इक्वल टू प्रेस करो तो ये नंबर अब यहाँ पर आ गया घसक कर 7513. फिर एक बार इक्वल टू प्रेस करो 6830. और यहाँ से भी अगर मैं इसको 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दूँ तो 6209 आ गया. तो इसका आंसर है 6209.
6209 यानी 6209 आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पे 10% आपको एनुअल कंपाउंडिंग के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। एनुअल कंपाउंडिंग, हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी जुड़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एनुअल कंपाउंडिंग। तो आज 6209 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के बाद 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। इज इट राइट? इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। एक ही कैश फ्लो दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है एनवीटी का। दूसरा क्या है? एनवीटी। ये लिख लिया? अरे इतनी देर से क्या कर रहे थे? दर्शन का लाभ ले रहे थे क्या? हाँ, तो ये फ्यूचर वैल्यू को जब हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, मतलब हम पीछे आ रहे हैं, उसमें से इंटरेस्ट निकालते जा रहे हैं, तो यहां पहुंच गए 6209 पे। फ्यूचर वैल्यू में रिवर्स होगा, आपको 6209 पे 10% ऐसे 5 बार ऐड करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, बचपन में सीखा था, आसपास कहीं लिख के रखना। फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर फॉर एनुअल कंपाउंडिंग इफ कंपाउंडेड एनुअली। फिलहाल आपके सिलेबस में जितना रेलेवेंट पोर्शन है उतना मैं आपको बताऊंगा। मंथली कंपाउंडिंग होता है, डेली कंपाउंडिंग होता है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है। जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पहुंचेंगे, ठीक है? अभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मेन टॉपिक से ही भटक जाएंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या है? सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालना 620। कैलकुलेटर पे क्या करना है? कैलकुलेटर पे पहले टाइप 10,000 जो भी न्यूमरेटर में रहा, देन डिवाइड बाई 1.10 जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा। जैसे 10% रहा तो 1.10, 8% रहा तो 8% रहा तो 1.8 लेंगे या 1.08 लेंगे, और 12.5% रहा तो 1.125, और उसके बाद प्रेस इक्वल टू 5 times, you will get the answer. एम प्लस तो मैंने बोला ही नहीं भाई साहब, तुम जबरदस्ती टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ। मैंने एम प्लस तो आज पूरे सुबह से ही नहीं बोला। 12 बजे रात को लेकर अभी 10 बज गए, 10 घंटे में आज मैंने एम प्लस बोला है क्या? चुप रहो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए मैंने क्या बोला, जितना बोल रहा हूं उतना ही सुनना है। अभी तुम लोग बीच बीच में अपनी बातें घुसा देते हो और बाकी लोगों को भी कंफ्यूज करते हो। मैंने आज एम प्लस बोला क्या? अभी कहीं दूर दूर तक एम वर्ड लिखा हुआ भी है क्या? नहीं है, चुप रहो। फिलहाल तो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो नहीं सीख रहे हो, कुछ और ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो ऐसे ही निकाला जाता है, एक अमाउंट की आज की वैल्यू कितनी है। तो आपको क्या करना, जो भी अमाउंट दिया है उसको टाइप करना है, उसको डिवाइड बाई जो भी इंटरेस्ट रेट का फैक्टर दिया उसके हिसाब से, और जितने सालों का गैप है उतनी बार इक्वल टू प्रेस करना है कैलकुलेटर पे। हम यही तरीका यूज करने वाले हैं, यही सबसे फास्ट है, ठीक है? दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है वो है एनवीटी का। तो प्रेजेंट वैल्यू दो टाइप के सिचुएशन में निकालना, एक सिंगल कैश फ्लो का निकालना और दूसरा एनवीटी। तो अब दूसरा पॉइंट लिखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी कुछ नहीं बोलना है। और दूसरी बात, सिर्फ इससे रिलेटेड सवाल पूछने हैं, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं करनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का मतलब क्या होता है? ये सब आपके सिलेबस में पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? एनवीटी का मतलब बोलो। एनवीटी मीन्स इंस्टॉलमेंट, पेमेंट करना इंस्टॉलमेंट में। एनवीटी मीन्स पीरियोडिक कैश फ्लो, पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफ इक्वल अमाउंट, पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफ इक्वल अमाउंट। इसका मतलब है ब्रैकेट में, दैट इज अमाउंट इज
सेम एंड गैप बिटवीन टू कैश फ्लोज is also same. Oh, that is annuity. Example, एक होता है जैसे रेंट, हर साल रेंट पे करते हैं ना, तो गैप कितना, एक साल का, और सेम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट पे कर रहे हैं तो एन्युटी है, ठीक है। हर साल अलग अलग पे कर रहे तो फिर वो एन्युटी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, आपके सैलरी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। साल के पूरे 12 महीने एक ही अमाउंट मिल रहा है, मान लो सैलरी। लोन इंस्टॉलमेंट सेम होते हैं, ऑफ कोर्स गलत डिफरेंट भी हो सकता है, बट जनरली इंस्टॉलमेंट सेम, ये भी एन्युटी है। और क्या है आसपास देखो, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस, आसपास देखते रहो, बोलते रहो, हर साल ना एक ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम भरना रहता है। इज इट राइट? प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस। कुछ रिटायर्ड लोगों को हर महीने सेम पेंशन मिलता रहता है। वही रेंट लिख दिया ना मैंने, रेंट या इंस्टॉलमेंट जो भी बोलो उसको, ठीक है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट जो होते हैं वो भी सेम रहते हैं, लीज एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। वहां पर आपको जरूरत पड़ी थी इसकी, एनवीडी की, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में वो पूछेगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी निकालो। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये है ईयर 0 टुडे, ये है ईयर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन समझेंगे तो ये आंसर समझ में आएगा। मान लो आपको हर साल 1000 रुपीज मिल रहे हैं, हर साल 1000 रुपीज मिल रहे हैं, तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एक क्वेश्चन नहीं है, अब ये 5 क्वेश्चन बन गया है। यस और नो? नाउ दिस इज लाइक 5 क्वेश्चन। पहला कैश फ्लो 1 साल के बाद मिल रहा है, दूसरा कैश फ्लो 2 साल के बाद मिल रहा है, तीसरा कैश फ्लो 3 साल के बाद मिल रहा है, चौथा कैश फ्लो 4 साल के बाद मिल रहा है, और पांचवा कैश फ्लो 5 साल के बाद मिल रहा है। तो एक तरह से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1000 रुपए का, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। एक तरीका है कि क्या करो, इसको 5 बार सॉल्व करो। पहले ईयर 1 लेकर देखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इज इट राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये है जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग कट, ईयर, कैश फ्लो, ये कभी यूज नहीं करेंगे हम, सिर्फ आज पहली बार, एंड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। कितने साल दिए हुए? 1 2 3 4 5। कैश फ्लो भी 1000 5 बार मिल रहा है आपको। इसमें क्या है, आपका टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। 20 साल का क्वेश्चन रहा तो 20 बार करना पड़ेगा। अब इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे जरा मेरे साथ साथ। ये 1000 1 साल के बाद मिल रहा है, और इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है। तो 1000 टाइप करो, डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू करो, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 909 रुपये आ गई। ये 1000 2 साल के बाद मिल रहा है, तो ऑलरेडी एक बार तो आपने इक्वल टू टाइप कर रखा है ना, एक बार और इक्वल टू टाइप करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 826 आएगी। 2 साल का गैप है। फिर एक बार इक्वल टू प्रेस करना, 751, फिर इक्वल टू प्रेस करना, 683, फिर इक्वल टू करना, 620। अभी सबको टोटल कर लीजिए, यानी 5 अमाउंट 5 अलग अलग पॉइंट पे मिले हैं। फाइनल आंसर 3790। आई डोंट नो, आई हैव नॉट चेक्ड। स्टूडेंट बोल रहा है 3790, 3795 लिख दो, लास्ट डिजिट डिफरेंट हो कोई बात नहीं, मौजा ही मौजा, ठीक है।
20 साल का रहा तो ये करते रहने का, दिन भर बैठ के पूरा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ये है लॉन्ग कट। इसको आपने सिंगल कैश फ्लो की तरह सॉल्व किया, 5 सिंगल कैश फ्लो की तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, एग्जाम में इतना टाइम रहता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 5 साल 10 साल 20 साल का भी आ सकता है। तो 20 साल आ गया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो इसको मैं इरेज करना चाहता हूं, ठीक है, इरेज। तो अभी लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, एनुअल कैश फ्लो या एनवीटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर फॉर अ गिवन सेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर अ गिवन सेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपका अमाउंट इक्वल होगा, गैप इक्वल होगा, अमाउंट इक्वल और गैप भी इक्वल होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में ये गैप 1-1 साल का है, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। क्वेश्चन में आएगा 1 साल के बाद आपको 1000 मिला, फिर 4 साल के बाद 1000 मिला, फिर 8 साल के बाद मिला, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसको ऐसी टेबल बना के सॉल्व करना, ऐसे गैप अलग अलग रहा ना तो फॉर्मूला यूज नहीं करना, फिर टेबल तो हर सिचुएशन में आपका साथ देगा, फॉर्मूला आपका समय बचाएगा। तो अब आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी फैक्टर क्या होता है, क्या होता है, बोलो, नहीं पता। इसका मतलब है कि मान लो ये ईयर है 1 2 3 4 5, आपको अगर हर साल 1 रुपया मिले, हर साल 1-1 रुपया अगर मिले, हर साल 1 रुपया मिल रहा है, और आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो 1-1 रुपया मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वापस आपको सारे 1-1 रुपए की पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी और फिर इसको जोड़ना होगा, बोलो हाँ या ना। तो वापस हम पहले लॉन्ग कट यूज करेंगे, आपको 5 बार 1-1-1-1-1 अमाउंट मिल रहा है। चलिए पहले मैं ईयर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 साल हो गया, और कैश फ्लो कितना है 1-1-1-1-1। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% निकालो, निकालो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 डिवाइड बाई 1.10, 0.9। एक मिनट मैं भी देखता हूँ, तुम लोग क्या मुझे गुमराह भी कर सकते हो। अरे रुको, ऐसे 0.9091 कर देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार इक्वल टू प्रेस करना, फिर से इक्वल टू प्रेस करना, 751। ये तीसरे साल का एक कैश फ्लो है, ये चौथे का प्रेजेंट वैल्यू है 0.6830, और ये पांचवे का है 0.6209। अब इसका टोटल करेंगे 3.79 समथिंग, ठीक है। समझने के लिए 3.79 काफी है। यानी अगर मुझे 1-1 रुपया मिले हर साल 5 साल तक, तो ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई 3.79, करेक्ट। गणित क्या कहता है, अगर 1 रुपया आपको मिल रहा है हर साल फॉर 5 ईयर और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3.79 है, तो अगर आपको हजार रुपए मिलता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो ये जो 3.79 है इसको हम बोलेंगे पीवी एनवीटी फैक्टर। इफ यू रिसीव 1 रुपी फॉर 5 ईयर्स, इफ यू रिसीव 1 रुपी एवरी ईयर फॉर 5 ईयर, and if the interest rate is 10%, what is the present value। तो आप बोलेंगे अगर मुझे 1-1 रुपया हर साल मिले 5 साल तक, और अगर डिस्काउंट रेट 10% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3.79 है। अब 1 की जगह 1000 मिलेगा तो कितना होगा, गणित लगाओ, 1:3:1। तो इसके लिए हमने क्या किया, शॉर्टकट फॉर्मूला 1000 × 3.79।
तो 3790 आ गया। अगर आपने लॉन्ग कट से यहाँ पे किया था, देखो टेबल बना के, तो 3790 ही आया था ना, तो ये भी 3790। अब आप इस 3.79 को अपने कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, जो हमने किया था इसके पहले एग्जाम्पल में। कैसे निकालते हैं मैं आपको लिख के दूंगा, और आप उसको नोटबुक में चाहे तो लिख लें एक बार। अगर आपको एनवीटी फैक्टर निकालना है और आपका नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है मान लो 5, और रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है मान लो 10, तो पहले अपने कैलकुलेटर पे जो भी हमने यहाँ पे किया 1 डिवाइड बाई 1.10 किया, तो ये नंबर आया था ना। तो आप भी वही करना, पहले 1 डिवाइड बाई 1.10 प्रेस करना। अब वापस अपने कैलकुलेटर को ऑल क्लियर करो, ऑल क्लियर, मेमोरी में कुछ नहीं चाहिए। 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू किया, तो आपके कैलकुलेटर पे 0.9091 दिख रहा है। मेमोरी प्लस कर दो क्योंकि हमें जोड़ना भी है उसको, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसा आपको 5 टाइम्स करना है यहाँ पे। इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 टाइम्स। तो आप जब इक्वल टू और मेमोरी प्लस कर रहे हैं तो ये नंबर आपके कैलकुलेटर पे दिख रहा है, और वो आपका नंबर ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। 5 बार ऐड हो गया। ओ, अब MRC प्रेस कर दो, देन प्रेस MRC, तो ये क्यूमुलेटिव आ जाएगा, इन पांचों फैक्टर का क्यूमुलेटिव आ जाएगा। आपका देखो आंसर कितना रहा, 3.79 कुछ तो आ रहा है, बस वही है। ये 0.9091 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 1 रुपी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर 1। 0.8264 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 1 रुपी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर 2। फिर ये 0.7513 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर 3। ठीक है, तो हमें उन सबको ऐड करना है। तो आपका कैलकुलेटर उस ढंग से प्रोग्राम्ड किया हुआ है कि आप एनवीटी फैक्टर निकाल सकते हैं, और एनवीटी फैक्टर आ गया तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। यहां तक लिख लिया, इरेज कर दें, बोलो यस। अब एक और लिखना है नीचे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट एनवीटी। इनफाइनाइट एनवीटी मीन्स परपेचुइटी। Oh, perpetuity means perpetuity. Same amount will be received forever. Same cash flow. Same cash flow. एक सेकेंड. Same cash flow will repeat for infinite period. सेम कैश फ्लो विल रिपीट फॉर इनफाइनाइट, हर साल, उसमें कोई नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अ परपेचुअल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड की कोई लाइफ नहीं होती है, इरिडीमेबल बॉन्ड। एक काम करते हैं, इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, इरिडीमेबल बॉन्ड। अब तो समझ में आया, इरिडीमेबल यानी परपेचुअल, जिसका कोई अंत नहीं, जीवन भर। ठीक है, इन अ परपेचुअल बॉन्ड इंटरेस्ट इज पेड एनुअली फॉर एवर। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवीटी। या अगर मान लो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में सेम अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी पेड फॉर एवर। सिर्फ बॉन्ड की जगह आप उसको प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में हर साल कंपनी सेम अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पे करती है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं,
जो बच्चे मैथ्स में पढ़कर आए वो बताएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो फाउंडेशन पास होकर आए हैं? हाथ उठाएं, ईमानदारी और एकदम ईमानदारी के साथ, सारे के सारे। वहां पर आपके सिलेबस में था या नहीं था? था। फॉर्मूला याद नहीं, बस पास हो गए किसी तरह, गाड़ी आगे बढ़ी। तो फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ए अपॉन आर। ए का मतलब है एनवीटी और आर का मतलब है रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में जो भी लिखा हो यूज करना उसको। और रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। derived from geometric progression, जीपी। याद है क्या? ये था क्या सिलेबस में? तो यहां पर बेसिकली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ए ए ए ए ए ए ऐसा ये इनफिनाइट पीरियड तक मिलता जाएगा। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए अपॉन, ये पहला है तो 1 प्लस आर टू दी पावर 1 करेंगे। ये दूसरा है 1 प्लस आर टू दी पावर 2। ये तीसरा है 1 प्लस आर टू दी पावर 3। ये चौथा है 1 प्लस आर टू दी पावर 4। ये पांचवा है 1 प्लस आर टू दी पावर 5। तो आपको लगता नहीं है एक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है और इनफाइनाइट है। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू ए अपॉन आर। जब ये पूरा सॉल्व हो जाता है तो लास्ट में क्या मिलता है आपको? ए अपॉन आर। उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, वैसे इसको सॉल्व करना फिलहाल हमारी स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है। उसके लिए थोड़ी और मैथमेटिक्स चाहिए जिसकी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका सोर्स मैंने आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है तो अपने से ट्राई करिए या फिर आपके मैथ्स की बुक में देखिए, वहाँ इसकी डेरिवेशन दी हुई होगी। इज इट राइट? सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो अगर आपको बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी कोई पीरियड नहीं दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला है ए अपॉन आर। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट एन्युटी। ठीक है, एक और चौथा लिखना, ये हो गया डूइंग। ओके, डूइंग डू। बस इन 3-4 फॉर्मूले से हमारा सिलेबस निकल जाएगा, हमारा नैया पार हो जाएगी। ठीक है, हो गया। एक होता है इनफाइनाइट एन्युटी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना जगह है तो कांस्टेंट एन्युटी। कौन सी एन्युटी? कांस्टेंट। कांस्टेंट एन्युटी मतलब अमाउंट इज सेम, ए जो भी है। और एक एन्युटी होती है जो ग्रोइंग एन्युटी होती है। दूसरा क्या है? ग्रोइंग। ग्रोइंग यानी हर साल वो बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर रेट से। तो पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग इनफाइनाइट एन्युटी। अब इंस्टीट्यूट ने पहले सिलेबस में एक चैप्टर रखा था बहुत पहले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसमें पहले हम ये आपको बता देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, सिलेबस में ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर ही हटा डाला। इससे बड़ी बेवकूफ़ी फाउंडेशन में हो तो मैंने देख लिया कितना है आज। ठीक है, अभी तो कुछ देर पहले रिजल्ट निकल ही गया फाउंडेशन का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग याद नहीं रहता है ना, और ये चैप्टर बेस है। कल कितनी दिक्कत हुई आपको, क्योंकि आपको फॉर्मूले, मीनिंग, डेरिवेशन कुछ पता ही नहीं था। और मैं बेवकूफ़ मान के चल रहा हूं कि आप फाउंडेशन पास होकर आए हैं, ये पढ़ कर आए हैं। रात को मुझे बहुत दुख हुआ कि आज मैंने बहुत ही बेवकूफ़पना क्लास में किया, पहले ये बता देना चाहिए था। तो सुबह से मुझे नींद नहीं आई, सॉरी रात भर मुझे नींद नहीं आई।
PV इक्वल टू, रहने दो दादा, अभी बहुत हुआ। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा A अपॉन R माइनस जी। कुछ याद आया क्या, ऐसा था? A अपॉन R माइनस जी। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ। तुम्हारी जो भी ट्रिक थी ना उसको पहले भूल जाओ। आज घर पे जाके पहले बार शुद्धिकरण करके आना, ठीक है? तुम लोग के पुराने बेस से तो मेरा बेस हिल जाएगा, मैं भूल जाऊंगा पढ़ाना फिर तो। जी का मतलब ग्रोथ रेट है, ए का मतलब एनविटी है, ठीक है? और आर का मतलब वापस वही है, क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा, रेट ऑफ डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये डिस्काउंट रेट है। जो आपकी इच्छा है कि आप इस रेट से अर्न करना चाहते हैं, ठीक है? अब पहले समझो एग्जांपल ग्रोइंग एन्युटी का क्या हो सकता है। जैसे कुछ कंपनीज हैं, उनकी पॉलिसी है कि हमारा डिविडेंड जो है हर साल 10% से ग्रो करेगा। हमारा डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड हर साल 10% से ग्रो करेगा। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया डिविडेंड। तो कुछ कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी हर साल 10% से ग्रो करेगा। तो वो ऐसे इनफाइनाइट पीरियड तक आपको अब एक कैश फ्लो दिया हुआ है। मान लो स्टार्टिंग करते हैं 100 रुपए से, पहले साल का डिविडेंड कितना है 100, पॉलिसी क्या है 10% से ग्रो करेगा। तो अगला क्या आएगा, फिर अगला क्या आएगा, फिर अगला क्या आएगा 130। ओह वंडरफुल, नेक्स्ट। बस बस रहने दो, पूरा दिन भर यही काम नहीं है मेरा। तो ऐसा बढ़ता जाएगा ये, इज इट राइट? अब मैं बोलूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो आप इनफाइनाइट स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू टेबल से तो नहीं निकाल सकते हैं। कब तक जाओगे, कितनी दूर जाओगे? तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है, ए अपॉन आर माइनस जी। व्हाट इज जी? ग्रोथ रेट। व्हाट इज ए? एनविटी। पहला एनविटी लेना है, इसको हम नॉर्मली A1 भी लिख सकते हैं। A1 मतलब फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, इज इट राइट? A1। और R मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसी क्वेश्चन को मान लो अगर मुझे सॉल्व करना हो तो पहला नंबर 100 रुपए लेंगे, R यानी रेट ऑफ रिटर्न कितना अज्यूम किया जाए, 20%, 20%। और ग्रोथ रेट हमने कितना अज्यूम किया है, 10%। तो इसको अब आप सॉल्व करो, 100 डिवाइड बाई 20 माइनस 10, 10%, देयरफॉर द आंसर इज रुपीज 1000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो ये आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो 1000। इस फॉर्मूले का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। मैथ्स में इसलिए सिखाते कि एक दिन फाइनल में या इंटर में जब आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखोगे तो ये सब चीजें आप पहले से जानते हो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। इज इट राइट? नहीं तो रोजमर्रा का हमारा यही झंझट रहेगा कि ये मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं आ रही है, ये मुझे एनविटी नहीं आ रही है, ये मुझे परपेचुइटी नहीं आ रही है। इसलिए आज मैंने सोचा पहले मामला शांत कर ही देते हैं, ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कैसे है? बच्चा पूछेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे, जरा समझना। व्हाई इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज? पहला कैश फ्लो कितना है, ए या A1, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी A अपॉन 1 प्लस आर। पहला वाला तो नॉर्मल है। जो दूसरा कैश फ्लो है वो ग्रो करेगा, तो ये कैश फ्लो हो जाएगा A इंटू 1 प्लस जी। जी यानी ग्रोथ रेट। 100 रुपया अगर है और 1 प्लस 0.10 करेंगे तो 110 हो जाएगा ना अपने यहाँ पे। 100 रुपया आपका पहला है, दूसरा ग्रोथ रेट 10% है, तो अगला नंबर निकालने के लिए आप 100 इंटू 1.10 कर सकते हैं। और जो सेकेंड ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 1 प्लस आर टू दी पावर 2, थर्ड ईयर का क्या होगा A इंटू 1 प्लस जी
फिर ये भी इंटू 1 प्लस जी, ये भी और बढ़ेगा, डिवाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 3। चौथा होगा ए इंटू 1 प्लस जी, 1 प्लस जी या जी टू द पावर 3 लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर टेक 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 इन्फिनिटी तक गया वो। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्या लगता नहीं आपको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है? क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है? ये जो एक कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर यहाँ पर है जिससे मल्टीप्लाई करके आप अगले नंबर तक पहुंच सकते हैं, और वो कॉमन फैक्टर है 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस आर। पिछला नंबर लो, इंटू 1 प्लस जी अपॉन 1 प्लस आर करोगे तो नेक्स्ट नंबर की प्राप्ति होगी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। फाइनल सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन अभी मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि इसके लिए बहुत और मैथमेटिकल स्किल लगेगी, लेकिन जब फाइनल सॉल्यूशन निकलता है तो आपके हाथ क्या लगता है? ए अपॉन आर माइनस जी, ए अपॉन आर माइनस जी। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू, ये फॉर्मूला गलत कब हो जाएगा? आर शुड बी ग्रेटर देन जी। अगर आर जी से कम हुआ तो आंसर इज इनडिटर्मिनेबल। क्या लिखना आंसर? इनडिटर्मिनेबल। माइनस मत लिख कर आ जाना, इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला कब तक सही है? जब आर इज ग्रेटर देन जी। तो 4 फॉर्मूले मैंने आज आपको बता दिए, ठीक है। एक था सिंगल कैश फ्लो का, सिंगल कैश फ्लो था फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू दी पावर एन। एक था एनविटी का, प्रेजेंट वैल्यू इनटू पीवी एनविटी फैक्टर। एक था परपेचुइटी का विच इज कांस्टेंट ए अपॉन आर, और एक है ग्रोइंग परपेचुइटी बट ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, ए अपॉन आर माइनस जी, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन जी। बस इसमें आप सीए बन जाएंगे इतने से। 2-4 और बीच बीच में फ्यूचर वैल्यू का भी फॉर्मूला है, तो फ्यूचर वैल्यू तो इजी है, वो तो स्कूल में भी सिखाते हैं ना फ्यूचर वैल्यू निकालना। तो फिलहाल एक मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने। 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, सिंगल कैश फ्लो का, एनविटी का, कांस्टेंट परपेचुइटी का एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग परपेचुइटी का, ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो 4 फॉर्मूला ना अपने दिमाग में बैठा लेना है अभी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आईआरआर टेक्निक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आईआरआर टेक्निक लगाना है। ठीक है, सारे लोग रेडी हैं? क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 तो हमने कर लिया। सिर्फ आपको वो आईआरआर का फॉर्मूला का लॉजिक मैं अभी नहीं बताया था, अभी बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सिर्फ आईआरआर यूज करते समय क्या ध्यान रखना है? पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, पैराग्राफ बिलो द एग्जाम्पल 2, YTM और प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज सुपीरियर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ डेट। ओह, हमारा टॉपिक तो कॉस्ट ऑफ डेट चल रहा था, ठीक है। उसमें हमने 2 तरीके से निकाला, एक है फॉर्मूला मेथड और एक है YTM और प्रेजेंट वैल्यू और IRR मेथड। ये सुपीरियर क्यों है? अभी आपने देखा, इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वेरएस फॉर्मूला मेथड में इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और दूसरी बात है कि आपको कोशिश करनी है जब आप IRR यूज करते हैं
तो एक लोअर रेट और हायर रेट का जो डिस्काउंट लेते, इनके बीच गैप कम से कम होना चाहिए। जितना गैप कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितना गैप कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और जितना गैप ज़्यादा होगा, हाइयर द एक्यूरेसी, हाइयर द गैप बिटवीन हाइयर रेट एंड लोअर रेट, लोअर द एक्यूरेसी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है, इसको भी मैं आईआरआर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक इशूड 0 कूपन interest deep discount bond of the face value of rupees 1 lakh issued at 2500 and payable after 25 years. Compute the cost of debt. There is no corporate tax. तो इस क्वेश्चन की कहानी समझो। ईयर 0 में आपने एक बॉन्ड इशू किया है 2500 रुपए में, और ईयर 25 में रिडम्पशन वैल्यू होगा 1 लाख। बीच में कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ये जो डिफरेंस है इतना बड़ा, वही इन्वेस्टर की इनकम है, यस और नो। और ये प्रैक्टिकली ये बॉन्ड इशू किया था एक बैंक ने इंडिया, जिसका नाम है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। आईडीबीआई नाम सुना है क्या? उनके बोर्ड्स भी दिखते हैं रोडों पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसने क्वेश्चन में नाम भी बराबर लिखा है, सिर्फ थोड़ा सा उसने चेंज किया, इंस्टीट्यूशनल किया। इसका असली नाम था इंडस्ट्रियल। उन्होंने इशू किया था ये बॉन्ड। आज 2500 रुपया लगाओ, 25 साल बाद 1 लाख पाओ, ठीक है। तो लोग एकदम कूद पड़े इसके ऊपर। कितना अच्छा है ना, 2500 क्या होता है, लगा दो, 25 साल बाद 1 लाख मिल जाएगा। तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रही है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ है। कितना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है कि 2500 रुपया बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर रेट से 25 साल के बाद 1 लाख रुपया हो जाए। तो हमें बेसिकली वो आर फाइंड आउट करना है। इज इट राइट? इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिंगल कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। ये 1 लाख है, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये टाइम है, आर इज मिसिंग, यस और नो। तो पहला एक सिंपल तरीका है 0 कूपन बॉन्ड को सॉल्व करने का, कि आप एक फॉर्मूला लिखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n। ये तो फॉर्मूला पता है। फ्यूचर वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या लिखने वाले हैं, 1 लाख जो आपको बाद में मिला, और प्रेजेंट वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, 2500 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 25। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 1 लाख को डिवाइड बाई 2500 कर दो, 40 इक्वल टू, अगर दिक्कत हो रही है तो मुझसे पूछ लेना, यहां तक ठीक है। 40 इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 25। तो अब इसका क्या करें, 1 प्लस आर इज इक्वल टू, अरे रुको, लॉग तो है ही नहीं मेरे पास। 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40 रेज टू 1 डिवाइड बाई 25। ये 1 डिवाइड बाई 25 कितना होता है, 40 टू द पावर 0.0। ओ, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आता है क्या? किसने बताया? सर ने बताया, फाउंडेशन वाले ने। चलो दिखाओ अपनी कलाकारी। हाँ ट्राई करो। -1 करके +1 करेंगे तो वापस वही पहुंच जाएंगे। पहले इंटू आता है,
हाँ जी, कोई पहुंचा क्या आंसर तक? जिस स्पीड से तुम लोग चल रहे हो ना, मुझे लगता है एग्जाम आके खत्म हो जाएगी और हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं पता भाई साहब, तुम लोगों ने बोला ना कि हमने फाउंडेशन पास किया है, फाउंडेशन पढ़ा है, फाउंडेशन के सर ने बताया है, लेकिन ऐसे कुछ लक्षण दिख तो नहीं रहे। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। 5 स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है? टेक स्क्वायर रूट ऑफ, लिख के लो, टेक स्क्वायर रूट ऑफ 40 12 टाइम्स। तो पहले क्या करना, अपने कैलकुलेटर पे 40 टाइप करो मेरे साथ साथ, ऑल क्लियर कर दो। 40 टाइप किया आपने, और आंख बंद करके 12 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करो। आज मैं आखिरी बार बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, एक -1 कर देना है, -1। फिर स्टेप 3 क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई पावर 0.04, तो मल्टीप्लाई इंटू 0.04। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, +1 +1। एंड फिर स्टेप नंबर 5 में इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करना है, इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 + r इक्वल टू 1.15907 आ रहा है। आया क्या? अब उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0.15907 बचा, इंटू 100 कर देंगे, 15.907% आ गया। आपकी बुक में भी देखोगे तो इंस्टीट्यूट का आंसर लगभग 15.89 है। इज इट राइट? उतना चलता है ना, 89 90 91 इज ओके। तो ये 5 स्टेप जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में लगाए हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको यूज कर लेना। पहले नंबर में जो बेस रहेगा यहाँ पे उसको लेना है, और तीसरे स्टेप में जो ये पावर रहेगा उसको यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में 40 बेस, थर्ड स्टेप में पावर जो भी रहेगा, पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है फ्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। अब कोई भी पावर हो पॉइंट्स में हम निकाल सकते हैं, हमारे हाथ में ही पावर आ गया। ओके, फोटो खींच लो फटाफट, हो गया। इस क्वेश्चन को एक तो एक फॉर्मूले मेथड से हम कर सकते हैं, इसको मैं आरआर मेथड से भी कर सकता हूं। हेलो जी, इसको मैं आरआर तो मैं इसको आरआर मेथड से करूंगा, इसको मैं आरआर मेथड से करूंगा, और आपको आरआर की मैं लॉजिक भी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आरआर का अपना, इस बैच में आरआर का मुद्दा समाप्त। फिर अगली बार जब भी आरआर आएगा हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, बार बार व्हील को री इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, व्हील को जीवन में एक ही बार इन्वेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आरआर को एक ही बार, अभी आराम से शांत मुद्रा में अभी आरआर समझना है, लिखना। एक तो ये मेथड आ गया, और दूसरा है ऑल्टरनेटिव 2। ये इंस्टीट्यूट ने ये मॉडल यूज किया है उनके आंसर में। इंस्टीट्यूट का आंसर जरा समझने में कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है, ट्रू और फॉल्स समझ में आ जाता है, कभी कभी आ भी जाता है, ऐसा बोलो कभी कभी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग आरआर मेथड। सारे स्टूडेंट बिल्कुल सिर्फ शांत मन से देखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे। पहले मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद क्वेरी पूछना है। ठीक है, ये हो गया ईयर, कैश फ्लो, और एक
प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ एक 15% लेकर देखते हैं। सर 15% क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे पता है इसका आंसर कितना है, 15.91 है। 15 अगर पहले से ही पता है तो फिर आपका काम इजी हो गया, नहीं पता तो पहले आपको ऐसे एक गेस वर्क करना पड़ेगा विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए पहले मैंने वैसे करवा के एक बार देख लिया। तो 14-15% से आप एग्जाम में स्टार्ट कर सकते हैं। ये परसेंटेज 15 हो जरूरी नहीं है, आप 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, 12 भी ले सकते हैं। आपको एक देख के लगना चाहिए क्या हो सकता है, वो एक गेसिंग है। गेस कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर तो गेस करना नियर इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो कल डिबेंचर वाले प्रॉब्लम को देखकर हमने थोड़ा बहुत गेस कर लिया था। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ इधर 2500, 25 साल बाद 1 लाख, तो इसको गेस करने का मेरे पास तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, पहले उसको दूसरे मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया। एनीवे वो मुद्दा नहीं है। और दूसरा एक डिस्काउंट लेंगे पीवी एट द रेट ऑफ 16%, 16-17 ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आंसर हमें पहले से ही पता है, ठीक है। ईयर 0 में कितना पैसा लगाओगे, 2500, और डायरेक्टली 25वें साल मिलते हैं पूरे 1 लाख। ये आपका कैश फ्लो लिख लिया आपने। आरआर के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, पहले कैश फ्लो लिख लेना है जो भी दिया है। ईयर 0 का तो प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ही है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू ही है। अब आप पूछेंगे इस 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 1 लाख सिंगल कैश फ्लो है या एनवीटी है, सिंगल कैश फ्लो है। सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है, जो भी फ्यूचर वैल्यू है डिवाइड बाई 1+r। तो हमने r क्या अज्यूम किया है, 15%। अपने चाइनीज कैलकुलेटर को उठाओ, 1 लाख टाइप करो, 1 लाख टाइप करो, डिवाइड बाई 1.15 और इक्वल टू 25 बार। गिनती भूलना मत, आप ही बता पाओगे। हाँ जी, 3037.3037.76 आ रहा है क्या, बोलो ना हाँ या ना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका टोटल बताना कितना आ रहा है, नेट टोटल बताना 2500 माइनस करके 537.76। ओके बहुत अच्छे। अब इसी कैलकुलेशन को एक बार और करना है आपको। ईयर 0 वापस लिखो 2500, और 16% पे आपका आंसर कैसे निकालना है, स्टूडेंट पहले 1 लाख टाइप करेंगे, डिवाइड बाई 1.16 करना, और 25 बार इक्वल टू प्रेस करना, 25 बार। 2446.5, 2 भी लिख दो, लिख दो। तुम लोग का बस चले तो और 2-4 डिजिट लिख दोगे। यहाँ इंसान चांद पर झंडे गाड़ कर आ गया और हमारा स्टूडेंट 0.2 पे ही लगा हुआ है। ये आ गया 53.48, ऐसा कुछ आ रहा है क्या नेगेटिव, 53.48 आ गया। अभी आप लिखना मत, हाँ फॉर्मूला याद है, आरआर का फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोअर डिस्काउंट लेंगे, एल मीन्स लोअर डिस्काउंट रेट, प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इंटू हायर डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। लोअर डिस्काउंट रेट यानी 15,
एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट मतलब जो प्लस माइनस का नेट इफेक्ट है, नेट, एन मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमने माइनस भी किया था। बोलो जी 537.76, उसके बाद 537.76 माइनस, लेकिन ये भी माइनस है तो ये बाद में प्लस कर देना, ठीक है। सॉल्व करो। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या है, पहले निकाल लेते हैं। भाई साहब लिख क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको अलग से आमंत्रण भेजना पड़ेगा? क्या दूत भेजना पड़ेगा तुम्हारे पास कि लिखो? जैसे राजा महाराजाओं के पास दूत भेजते थे, ठीक है। जब झांसी का युद्ध हुआ था तो एक दूसरे अंग्रेजों ने दूत भेजा था, ये झांसी मेरे हवाले कर दो नहीं तो युद्ध होगा, तुमको मैं दूत भेजूंगा, लिखो। कितना आया भाई साहब? 09 या 90? एक बार ठीक से करो, 09 नहीं है, 90 है जी। 15.90 आ रहा है क्या? कोशिश करते रहनी, ठीक है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन में आरआर निकलवाया, बस अब एक छोटा सा काम मेरी तरह से रह गया है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसा बनाया किसने और क्यों, और ये आंसर देखा मैच हो रहा है क्या? हेलो सेकंड बेंच उधर आ गया। एक मेथड ये है, एक अलग रास्ते से हम गए, ये एक दूसरा रास्ता था, लेकिन देखिए कमाल, कमाल देखिए कमाल, सेम आंसर आ गया। इंस्टीट्यूट की बुक में दोनों ही मेथड ही नहीं, उसमें कोई और ही तीसरा मेथड है, उससे भी कर सकते हैं लेकिन छोड़ो, उसका भी है, वो उसने भी कुछ वैसा ही किया है। हाँ लेकिन हमारा थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग है। हाँ नहीं, वो भी उन्होंने वैसे ही किया है, बट अभी रहने दो उसको, 2 मेथड काफ़ी है। अब वो कैसे यार क्यों आया ना, मेरे से मत पूछो भाई साहब, मैंने आपको 2 तरीके से करवा दिया, ये बहुत है, दिन भर एक ही क्वेश्चन थोड़ी करना आज। ये समझ में है कि नहीं जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है? बस खुश रहो ना, ठीक है। आम खाओ, पेड़ मत गिनो। तुम अपना ही मुहावरा बना रहे हो। पहले मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। जिनको जानने की इच्छा है देखो, अदरवाइज 5 मिनट सो जाओ। आरआर का मीनिंग होता है इट इज दैट डिस्काउंट रेट at which PV of outflow is equal to PV of inflow. Yes or no? At IRR, this equation should be satisfied. Or at IRR, NPV should be equal to 0. True or false? अगर भाई साहब इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो गए तो एनपीवी क्या होगा? अगर ये दोनों नंबर, ये आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर हो गए तो ये 0 आ जाएगा। यस और नो? तो आईआरआर के 2 तरह से आप आईआरआर किसी को समझा सकते हो। इट इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0, और इट इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको आईआरआर चाहिए तो ये एनपीवी 0 होना चाहिए, अगर आईआरआर चाहिए तो आपका एनपीवी कितना होना चाहिए? 0। यानी आपको जब आप ये डिस्काउंट रेट गैस करते हो तो आपको देखना है कि इस डिस्काउंट रेट पे मेरा एनपीवी कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आ गया है मान लो यहाँ पे कोइंसिडेंटली, तो जो आपने रेट यूज किया वही आईआरआर है। लेकिन ऐसा गैस करना आसान काम नहीं है, इसलिए थोड़ा ज्यादा, कभी ज्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है। जैसे पहले मैंने 15 गैस किया तो एनपीवी ज्यादा आ गया, पॉजिटिव आ गया 0 से, फिर मैंने 16 गैस किया तो 0 से कम आ गया। हमें चाहिए 0, नहीं एग्जाम में नहीं, आईआरआर में हमें चाहिए। आईआरआर का नारा क्या है? आईआरआर मांगता है 0, ठीक है। तो इसको अगर आपको 0 तक पहुंचाना है, पॉजिटिव एनपीवी को 0 तक पहुंचाना है, तो आपका डिस्काउंट रेट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए?
तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। कोई सवाल पूछ रहा है टीचर तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट जैसे जैसे बढ़ता है प्रेजेंट वैल्यू वैसे वैसे कम होता है। इतना तो पता होगा, यही भी पता नहीं है। हाइयर द डिस्काउंट रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। दिख रहा ना तुम्हारे सामने, 16% लिया तो ये घट गया, ठीक है। तो हमें 15 को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 15 को थोड़ा कितना बढ़ाना, इतना बढ़ाना है कि मेरा एनपीवी 0 हो जाए। लेकिन वो कितना बढ़ाना, उसके लिए हमने एक और रेट फिर कैलकुलेट किया, 16। इसी 16 पे गए तो नेगेटिव हो गया। हे भगवान, अब थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब थोड़ा 15.5 लेकर देखना चाहिए। 15.5 लेंगे, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो पूरा ऐसे दिन भर करते रहेंगे तो 1-2 घंटे के बाद एक ऐसा रेट आ जाएगा जहां पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सरकार के कभी लेफ्ट कभी राइट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि इतना नहीं सरकाना है ना, तो तुम्हारा हाँ मई से तुम नवंबर ही सरक जाओगे सीधा। तो उसके लिए फिर एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आया। इंटरपोलेशन के फॉर्मूले बनाने वाले ने कहा, अब इसकी लॉजिक 1 मिनट में समाप्त हो जाएगी। इंटरपोलेशन ने कहा जब तुम्हारा डिस्काउंट रेट 15% था तो एनपीवी कितना था? तुम्हारा डिस्काउंट रेट 15 है तो एनपीवी 9, 1 मिनट में ही देख लेता हूं, 537.76। और जब तुम्हारा डिस्काउंट रेट 16 किया, मतलब 1% बढ़ाया, तो तुम्हारा एनपीवी हो गया 53.48 नेगेटिव। यानी चेंज इन डिस्काउंट रेट इज 1%। और एनपीवी कितने से चेंज हुआ? पहले एनपीवी पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो गया। तो मैं अगर चेंज पूछूं तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे 537.76 माइनस, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आप मुझे बताना 590.24। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अ 1% चेंज इन डिस्काउंट रेट in the given question, 1% change in discount rate produces a change in NPV of 591.24। एक बार फिर से, हाँ, change in discount rate by 1%, a change in discount rate by 1% produces change in NPV इक्वल टू 591.24। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम 537.76 पर खड़े हैं। हमको एनपीवी कितने से घटाना चाहिए कि वो 0 हो जाए? 537.76 से अगर मैं उसको घटा दूं तो 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो आईआरआर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? बचपन का वो जो गणित है ना, ये हमें 537.76 घटाना है। 537.6 अगर एनपीवी कम करना है तो डिस्काउंट रेट कितने % से कम करना होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 537.76 इंटू 1% डिवाइड बाई 591.24। याद आया क्या? कितना आया? उठाओ कैलकुलेटर, टीचर की बात मानो, ठीक है। तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। वन परसेंट छोड़ो, 1 करो, उसने तो वापस 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 0.90, बस 0.90 आया। यानी आपका जो डिस्काउंट रेट पहले 15 था, लोअर डिस्काउंट रेट कौन सा था? 15 था। 15 को अगर मैं और 0.9% से बढ़ा दूं तो मेरा आईआरआर आ जाएगा। बोलिए हाँ। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा?
15 तो हमारा पहले से ही है जिस पे पॉजिटिव है, उसमें अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो मेरा IRR 15.9% हो जाएगा। बोलो हाँ। जो आपका स्टार्टिंग रेट था 15 लोअर रेट, वो तो लेना ही है, लेकिन आपका आंसर 15 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा जो ब्रैकेट में लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखा है उतने से ज्यादा है। रुको, ये जो आपने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है उसका जरा मतलब समझो। ये नंबर, अरे कहाँ चला गया, ये नंबर 15 यहाँ पर भी है, ये 15 यहाँ पर भी है। इस लॉजिक वाले तरीके से 15-15 मैच करवा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट है, यहाँ पर भी एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में इन दोनों को आपने ऐड किया, यहाँ भी आपने ऐड किया, फिर यहाँ पर आपने H-L 1 लिखा, यहाँ भी हमने 1 लिखा। अरे भाई साहब कर तो वही रहे हैं। ओ, ये इसके पीछे का राज। ये तो बहुत सिंपल निकला, खोदा चूहिया निकली पहाड़। नहीं कुछ और था क्या? मैं देखना चाहता था कि आप लोग अलर्ट है कि नहीं, तो इसलिए कभी कभी ऐसे एक टेस्ट करना पड़ता है ना। कुछ लोगों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ, वो अपनी दुनिया में खोए हैं। लिख लीजिए। वो 1% चेंज किया, इसलिए 591.24 आ गया। तो कितने से चेंज करना है ताकि कितने से चेक करना ताकि 537.76 का चेंज हो जाए? तो 0.90% से चेंज करेंगे तो आपका एनपीवी 0 आ जाएगा। 0.90 से चेंज करेंगे तो 15 ऑलरेडी है, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 15.9 होना चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं ना, शायद एग्ज़ाम पहले आ जाएगी। अब मैंने आपको पीवी IRR सब सिखा दिया। ये इतना मुश्किल नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ओके, ठीक है। अब मैं आपको ना प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये 15.9 सही क्यों है। प्रूफ कर दें? बस तुम लोग तो मुझसे दिन भर मेहनत ही करवाओ। तो इसके नीचे लिखो, आप लिखेंगे उसके नीचे प्रूफ। अरे भाई साहब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ना, हम बड़े बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। प्रूफ, प्रूफ में क्या करना, 3 कॉलम ड्रॉ करना, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0, ईयर 25। ईयर 0 में 2500 है और ईयर 25 में 1 लाख है। इंस्टीट्यूट के आंसर को देखकर कोई फर्स्ट टाइम रीडर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या किया इन लोगों ने। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 15.9% निकालना है, जो हमारा IRR है। और आप देखेंगे कि आपका आंसर 0 या क्लोज टू 0 आएगा, 0 या फिर क्लोज टू 0। चलिए अपन प्रूफ करते हैं। ये 2500 तो ऐसे ही रहेगा। अब अपने कैलकुलेटर पे 1 लाख टाइप करो, डिवाइड बाई 1.159 और 25 बार इक्वल टू प्रेस करना है। 25 बार, ठीक से काउंट करेंगे सारे स्टूडेंट, 25 बार। 2499 आया। एक काम करो, इतनी तकलीफ मत लो, उसको 2500 कर दो। स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे कि 2499 आ रहा है। हाँ तो उसको मैं 2500 लिख देता हूँ ना, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अब टोटल करो, 0। तो जिस रेट पे 0 आ गया वही IRR है। जिस रेट पे 0 आ गया वही IRR है। IRR का मतलब दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न द इन्वेस्टर विल अर्न इन 25 ईयर
15.9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है ये 15.9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो देयरफॉर इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर कंपनी आल्सो। इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर आल्सो एंड इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी आल्सो। तो कंपनी के लिए बहुत महंगा था ये सौदा क्योंकि उनको 15.9% के हिसाब से वो इन्वेस्टर को उन्होंने रिटर्न दिया है। इज इट राइट? आजकल इतना रेट ऑफ रिटर्न किसी इन्वेस्टमेंट में मिलता नहीं है, खासकर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। तो उस जमाने में ये बॉन्ड बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो हमने अब तक दो टाइप के क्वेश्चन किए, दो टाइप। एक क्वेश्चन में था एनुअल कूपन वाले क्वेश्चन को हमने किया, दूसरा क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है जीरो कूपन वाले को। अब एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट will be paid in installment, यानी कि एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल या फेस वैल्यू को पे करते हैं, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। ऐसा भी होता है, कंपनी ने कहा 1 लाख रुपए भी दे दो, आपको हम 20-20 हजार करके 5 बार में प्रिंसिपल वापस कर देंगे।